मधु यूं ही लेटी हुई दीवारों और छतों को ऐसे निहार रही थी जैसे वो दीवार ही हों जो उसकी वेदना को समझ रही हों। आज वह अपने आप को इतना बिखरा हुआ अनुभव कर रही थी जैसे बारिश की बूंदें जो धरती पर पड़ते ही बिखर जाती हैं। जिससे वह प्रेम करती थी आज उसे वह अपरिचित सा लग रहा था। काश यह सब झूठ हो, ये फोटोग्राफ्स जो वह देख रही है, काश वो झूठे हों। वह रोते हुए फ़ोटो के कई टुकड़े कर देती है जो अनूप ने उसे दिए थे। अनूप, जिसके साथ कभी उसने बचपन में होली के रंगों को आकाश के चित्रपट पर बिखेरा था, दिवाली के दियों से मीनारें बनाकर शरारत के डंडों से उसे तोड़ा था और पतंगों को विश्वास की डोर से बांधकर पक्षियों से ऊंची उड़ान दी थी। आज मधु एक समाज सेविका है और अनूप भी उसी के साथ काम करता है। आज भी उनकी मित्रता उतनी ही प्रगाढ़ है जितनी बचपन में थी। वही वह एकमात्र मित्र है जिससे वह अपने दिल की सारी बात करती है। प्रशांत को जब उसने एक जीवन साथी के रूप में देखा था तो सबसे पहले उसने अनूप को ही बताया था। प्रशांत से उसकी मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी जहां डॉक्टर प्रशांत ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के विषय में कुछ नवीन उपकरणों से संबंधित लेक्चर दिया था। वह छोटी सी मुलाकात कब प्रेम में परिवर्तित हो गई, कुछ पता भी नहीं चला। मधु, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? अभी बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? चलो पहले आलिशा रेस्टोरेंट चलते हैं। ओके। नवीन प्रेम की बूंदों से सिंचित हाथों को कसके पकड़े हुए दोनों के कदम ऐसे बढ़ रहे थे जैसे वो धरती का स्पर्श ही ना करना चाहते हों। इस तरह दोनों रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं। मधु काफ़ी उत्सुक थी, न जाने प्रशांत उसको क्या देना चाहता है। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। बताओ ना प्रशांत, मेरे लिए क्या लाए हो? अभी रुको ना, रेस्टोरेंट चलकर बताता हूँ। दोनों आलिशा रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। प्रशांत वेटर से कुछ देर तक बातें करता है और मधु के पास आकर बैठ जाता है। अब तो बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? बताता हूँ। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। वेटर आइसक्रीम कॉकटेल सर्व करता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ये लो तुम्हारा मनपसंद। ये क्या है? तुम तो कह रहे थे तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। हाँ, पहले खाओ तो। मधु प्रशांत की आंखों में छुपे शरारत को कुछ समझ रही थी, लेकिन अनुमान नहीं लगा पा रही थी। मधु कॉकटेल खाने लगती है। डिलीशियस। तभी उसे कुछ गोल गोल सा दिखाई देता है। पहले उसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर अचानक उसके नेत्र स्फुरित हो जाते हैं। ओह माय गॉड प्रशांत, आई कैंट बिलीव दिस इज़ अमेजिंग। कितनी सुंदर रिंग है। प्रशांत उसे गले से लगा लेता है और कहता है, विल यू मैरी मी? मधु की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और होठों को दांतों से काटते हुए कहती है, यस प्रशांत, आई लव यू। आज उनकी शादी के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रशांत अपने कार्य में काफ़ी व्यस्त है और अपने व्यवसाय में काफ़ी नाम भी अर्जित कर चुका है। मधु ने भी अपने आप को समाज सेवा कार्य में संलग्न कर रखा है, लेकिन अचानक आए इस तूफान ने उनके प्रेम की नाव को ऐसे द्वीप पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर वह अपने आप को बहुत अकेला अनुभव कर रही हैं। उसकी बुआ जो उसके साथ रहती थी, वह भी मधु के दुख से काफ़ी दुखी थी। बेटा, तुमको प्रशांत से बात कर लेनी चाहिए। क्या फ़ायदा, अब बहुत देर हो चुकी है। बात करने से क्या होगा, कुछ बदल तो जाएगा नहीं। अनूप कह रहा था, वो लोग 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। मधु के आंसू रुक नहीं रहे थे। अविरल झरने की तरह अबाधित रूप से बहते हुए उसके बक्सों की उष्णता को स्पर्श करते ही बाष्पित हो रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रशांत उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। यदि अनूप ने उसको बताया ना होता तो वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। वह तो यही समझती थी कि उसका और प्रशांत का प्रेम एक खुली किताब की तरह है जिसे उसने विश्वास की लेखनी से प्रेम की स्याही में भिगोकर अपने हृदय के पन्नों पर अक्षरित किया था। लेकिन आज उसे सब कुछ समाप्त प्राय सा लग रहा था। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रशांत क्लिनिक से वापस आ जाता है।
मधु, जानू तुम कहाँ हो? मधु प्रशांत की आवाज़ सुनते ही तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और सामान्य सी होने का अभिनय करती है। क्या है, क्या हुआ? जानती हो मधु, आज क्या हुआ? क्या हुआ? बोर्ड ऑफ मीटिंग ने मुझे जीवनदायिनी हॉस्पिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। सच? हाँ, और क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रशांत मधु को अपने बाहों में लेकर नाचने लगता है। मधु भी अपने को प्रशांत के सामने खुश दिखाती है, लेकिन उसका शरीर प्राण विहीन सा होता जा रहा है। वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पाती और प्रशांत के साथ वह भी नाचने लगती है। अच्छा, बस करो, हो गया। अब तुम फ्रेश हो लो, मैं चाय बनाती हूँ। प्रशांत फ्रेश होने चला जाता है। इधर मधु के नेत्र फिर आंसुओं से भर जाते हैं। उसका मन करता है कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन वह अपने प्रेम भाव को प्रशांत के सामने लज्जित नहीं करना चाहती थी। रात किसी तरह बीत जाती है। प्रशांत बहुत खुश है। कभी वह गाना गुनगुनाता है, कभी वह मधु का हाथ पकड़कर नाचने लगता है, कभी वह भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। मधु, इस क्रिसमस में हम लोग इटली चलेंगे और वहाँ खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। अरे हाँ, अभी मुझे याद आया, आज शाम को तैयार रहना। मिस्टर अग्रवाल के घर पार्टी है। वो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। प्रशांत नाश्ता करके फिर काम पर चला जाता है। इधर मधु के नेत्र अपने आप को अकेला देखते ही फिर से श्रावित होने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह प्रशांत से कैसे बात करे भी या चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चली जाए। तभी अनूप का फ़ोन आता है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी हूँ। अब क्या सोचा है? पता नहीं, सोच रही हूँ कि यहाँ से दूर चली जाऊँ। कहाँ जाओगी? यूके चली जाऊँगी। यूके क्यों जाओगी? तुम मेरे पास भी आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मधु बिना कुछ कहे ही फ़ोन रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह अपनी अलमारी खोलती है और कुछ देर तक यूं ही कपड़ों को देखती रहती है। उसे अब सब कुछ व्यर्थ सा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पैक करे, क्या छोड़े। तभी उसे शादी का जोड़ा दिख जाता है जिसे उसने अपनी शादी में पहना था। उसे निकालकर वह उन दिनों को याद करने लगती है। प्रशांत, देखो ये लहंगा कैसा है? नहीं, इसका कलर कुछ फीका है। ये देखो धानी रंग का, ये तुम्हारे ऊपर खूब अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं ट्राई करके आती हूँ। मधु जैसे ही लहंगा पहनकर बाहर निकलती है, वाओ मधु, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है कि तुम्हें अभी उठा के ले चलूं। शादी तक इंतज़ार कौन करेगा। उन दिनों को याद कर मधु उन्हीं कपड़ों में मुंह छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। किसी तरह उठकर वह अपना सामान पैक कर लेती है। तभी बुआ उसके कमरे में आती हैं। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, बस ये घर छोड़ कर जा रही हूँ। मेरे ख्याल से तुमको एक बार प्रशांत से बात कर लेनी चाहिए। मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन बेटा, हो सकता है जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ ना हो। बुआ जी, अनूप ने मुझसे कहा है। उसने अपनी आंखों से उन दोनों को साथ साथ देखा है। अनूप मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बुआ भारी मन से वहाँ से चली जाती हैं। मधु पानी पीने किचन में जाती है। तभी सिमरन की आवाज़ आती है। मधु, मधु। सिमरन, अरे तुम कैसे आना हुआ? यहीं से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। सिमरन मधु की छोटी बहन थी। कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स करने के बाद वह कैलिफोर्निया चली गई थी। आजकल इसी शहर में है। पिछले महीने ही वह वापस आई थी। उसे फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ था। उसने अपनी एक गैलरी भी आयोजित की थी जिसमें मधु और प्रशांत भी गए थे। और कहो, क्या चल रहा है? आजकल जीजा जी तो बहुत नाम कमा रहे हैं। माँ बता रही थी कि वो अब चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो गए हैं। माँ को कैसे पता चला? प्रशांत ने उन्हें फ़ोन किया था। हाँ, आजकल वह बहुत व्यस्त रहते हैं। तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है, बताना। कहा ना कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आंखें क्यों चुरा रही हो? कुछ तो है, बताना। मधु जैसे ही सिमरन
की आंखों में देखती है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना रो रही हो? वो अनूप कह रहा था कि क्या कह रहा था अनूप? यही कि आजकल वो किसी सुरभि के साथ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अनूप की बातों पर यूं ही कैसे विश्वास कर सकती हो? मधु वो फटे हुए फोटोग्राफ सिमरन को दिखाती है। फोटोग्राफ्स देखकर पहले तो सिमरन को विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सिमरन फ़ोटो को ध्यान से देखती है। मधु, मुझे लगता है ये फ़ोटो बनाई हुई है। क्या मतलब बनाई हुई है? अनूप ने दी है ये फ़ोटो, और वह ये भी कह रहा था कि उसने उन दोनों को साथ साथ देखा भी है। हो सकता है अनूप झूठ बोल रहा हो। नहीं, अनूप झूठ क्यों बोलेगा? अनूप मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, मुझे फ़ोटो ध्यान से देखने दे। 10-15 मिनट तक फ़ोटो का परीक्षण करने के बाद सिमरन कहती है, ये फ़ोटो 100% झूठे हैं, तू अनूप पर विश्वास ना कर। सच? हाँ मधु। मधु की आंखों से अभी भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू शायद जीवन को पुनः पाने के थे। उसकी सांसें उसके शरीर में पुनः प्रवहन करने लगी थी। उसकी आंखों के सामने जो अंधेरा छा गया था, उसमें अब चाहत की किरण पुनः चमकने लगी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्रशांत अभी भी उसके साथ है, उसकी धड़कनों में है, उसकी सांसों में है। बस सब कुछ तो एक भयानक सपना सा था। मधु रोते हुए सिमरन को गले से लगा लेती है। थैंक यू सिमरन, अगर तुम ना होती तो। ठीक है पगली कहीं की, चल अब आंसू पोंछ ले। अच्छा ये बता, अनूप ने तुमसे झूठ क्यों बोला और इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स क्यों बनवाए? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम और अनूप तो काफ़ी अच्छे दोस्त हो, तो वह तुम्हारा घर क्यों तोड़ना चाहता है? पता नहीं सिमरन, ये तो अनूप ही बताएगा कि उसने इतनी घटिया हरकत क्यों की। मधु अनूप को फ़ोन करती है। फ़ोन उठाते हुए अनूप कहता है, हाँ मधु, तो तुमने क्या निर्णय किया है? क्या तुम मेरे घर आ रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मिलने पर ही बताऊंगी। तो ठीक है, कहाँ मिलना है? तुम मेरे घर पर आ रही हो या मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ? नहीं, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं वहीं तुमसे मिलूँगी। राइट नाउ। यस, राइट नाउ। ओके, आई एम कमिंग। सिमरन मधु से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? नहीं, मैं उससे बात कर लूँगी। ओके डन, मैं अब निकलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मधु जल्दी जल्दी अपना सामान खोलकर अलमारी में रखने लगती है। तभी हड़बड़ी में एक गुलदस्ता उसके हाथ से गिर जाता है। आवाज़ सुनकर बुआ उसके कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ बेटा, अब तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बुआ जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैसा अपराध? अपने प्यार पर शक करने का अपराध। मैं कितनी दुर्बल हूँ बुआ जी। उस तूफान की इतनी हिम्मत कि वह मेरे प्रेम से भरी इस नैया को डुबो सके। मैं तो उस तूफान के चक्रवात में फंसी गई थी, लेकिन सिमरन ने मुझे बचा लिया। ये तुम क्या कह रही हो मधु? हाँ बुआ जी, प्रशांत निर्दोष है। दोषी तो मैं हूँ जो उस पर संदेह कर बैठी। देखा, मैं ना कहती थी प्रशांत ऐसा नहीं है। तुमको प्रशांत से बात कर लेनी चाहिए थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है बुआ जी। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। मधु अपने ऑफिस पहुँच जाती है। अनु पहले से ही वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर विचित्र सी मुस्कान थी और आंखों में सुकून था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी योजना से प्रसन्न है। आज मधु उसकी हो जाएगी। वह सोच रहा था कि अभी मधु कहेगी, अनूप सब कुछ बिखर गया है, मैं टूट चुकी हूँ, मेरे पास तो अब जीवन जीने का साहस भी शेष नहीं है। तब मैं ही वो अकेला व्यक्ति होऊंगा जो उसको सहारा दूंगा, जो उसके बिखरे हुए दिल को फिर से जोड़ सकेगा। मधु पहले कुछ देर तक अनूप को देखती रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। आज उसके विश्वास को बहुत ठेस पहुँची थी। वो व्यक्ति जिसे वह अपना सच्चा मित्र समझती थी, जिससे वह अपने दिल की सारी बातें कहती थी, वह तो अब विश्वासघाती हो गया था। जिसके साथ उसने बचपन में सुनहरे पल बिताए थे, उसी ने इतना घिनौना कार्य किया था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अनूप अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए
जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ाता है, मधु पीछे हट जाती है। क्या हुआ मधु, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यह तुम अपने आप से पूछो। अपने आप से? अपने आप से क्या पूछूं? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया? वो भी मुझे बताना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं। अनूप अब अंदर ही अंदर भयभीत हो गया। क्या मधु को सब कुछ पता चल गया? क्या मैं पुनः मधु को पाने में असफल रहा? उसके पैर कांपने लगे थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई थीं। जिह्वा शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। मैं क्या जानता हूँ? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने भोले मत बनो अनूप। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बचपन का मित्र, जिस पर मैं अपने आप से भी अधिक विश्वास करती हूँ, वह इस तरह विश्वासघात करेगा। मुझे आज कितना दुख हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। अनूप का सब्र टूट चुका था। अब वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। मित्र माई फूट, क्या तुमको मेरी आंखों में कभी प्यार दिखाई नहीं दिया? क्या तुम यह कभी अनुभव नहीं कर सकी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अनूप, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैं तुम्हें बचपन से ही प्रेम करता आया हूँ, परंतु तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। लेकिन अनूप, मैं तो तुमको अपना एक सच्चा दोस्त समझती थी। मैंने कभी तुमको जीवन साथी के रूप में नहीं देखा। इसी बात का तो दुख है कि मैं सोचता रहा तो मेरे मन की बात मेरे बिना कहे ही समझ लोगी, लेकिन नहीं। एक दिन तुम मेरे पास आती हो और बड़ी प्रसन्नता से तुम अपने और प्रशांत की शादी की खबर देती हो। मुझे प्रशांत कभी अच्छा नहीं लगा। मैं उसी दिन से तुम दोनों को अलग करने की योजना बना रहा था। अनूप, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जो कुछ किया वो मित्रता के नाम पर एक काला धब्बा है। इसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितना बड़ा आघात दिया है, जो संपूर्ण जीवन मुझे कष्ट देता रहेगा। अनूप, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अनूप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह वहाँ से चला जाता है और मधु वहीं अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है। मधु मन ही मन सोचती है, अनूप ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसे अपना सबसे अच्छा मित्र समझती थी और वह ऐसा निकला। थोड़ी देर में वह अपने घर आ जाती है, क्योंकि उसे तैयार होना था। प्रशांत ने कहा था शाम को मिस्टर अग्रवाल के घर जाना है। शाम 5 बजे प्रशांत घर आ जाता है। आते ही वह मधु को आवाज़ लगाता है, मधु जानू मैं आ गया। मधु दौड़कर प्रशांत से ऐसे गले लग जाती है जैसे वह बरसों से बिछड़े हुए हों। वह उसकी आंखों में ऐसे देखती है जैसे वह सदैव के लिए उसकी आंखों में डूब जाना चाहती हो। अनूप के द्वारा डाला हुआ संदेह का पर्दा अब उठ चुका था। प्रेम की जीत हुई थी और विश्वासघाती परास्त हो चुका था। प्रेम तो वह अनूप से भी करती थी, लेकिन अनूप की संस्कारिक बुद्धि प्रेम के विस्तार और उसकी विशालता को समझ न सकी। वह प्रेम को मात्र स्त्री पुरुष के संबंधों तक ही सीमित रखना चाहता था।